नमस्ते। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में पढ़ते हैं हम कक्षा 11 के लिए अध्याय नंबर 8 उसकी माँ, जिस प्रकरण का नाम है उसकी माँ। इसके लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्रे जी। इन्होंने ये बहुत अच्छी कहानी है वो लिखी है। इसका अध्ययन हम करते हैं। इसका अध्ययन करने से पहले हम बेचन शर्मा जी हैं, इनका जीवन परिचय है वो जान लेते हैं। इनका जन्म है वो 29 दिसंबर 1900 को उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर। बेचन शर्मा उग्रे जिनके नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 29 दिसंबर 1900 को उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के चुनार नामक ग्राम में हुआ था। जिला मिर्जापुर के चुनार ग्राम में हुआ था। इनका जन्म है वो चुनार ग्राम में हुआ था। परिवार में अभाव के कारण उन्हें व्यवस्थित शिक्षा पाने का सुयोग नहीं मिला। परिवार में इनका जीवन में वो अभाव से ग्रस्त था, इसलिए इनको पूर्ण शिक्षा है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। सुव्यवस्थित शिक्षा है वो पाने का सुयोग इन्हें नहीं मिल पाता है। इनके पिता का नाम बैजनाथ, पिता का नाम बैजनाथ पांडे था। माता का नाम था जयकली, श्रीमती जयकली देवी इनकी माता का नाम था। मगर अपने देखिए इनको भले ही है वो अभावों के कारण व्यवस्थित शिक्षा पाने का सुअवसर नहीं मिला हो, लेकिन इन्होंने अपनी नैसर्गिक प्रतिभा व साधना से इन्होंने समय समय में अपने अग्रणी नृत्य शिल्पी के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपनी योग्यता से, अपनी क्षमताओं से, अपनी कुशलताओं से अपने आप को योग्य बनाया। अपने तेवर और शैली के कारण उग्रे जी अपने समय के चर्चित लेखक रहे हैं। अपने उनकी लिखने की शैली है, उनका जो व्यवहार था, उनका जो एक तेवर जो उनका था, इसके कारण अपने समय के एक चर्चित लेखकों के रूप में है ये जाने जाते हैं। अपने समय के चर्चित लेखक को कवि के मित्र निराला कितने उन्हें भी पुरातन पंथों के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा था। पत्रकारिता से उग्रे जी का सक्रिय संबंध रहा है। पत्रकारिता से भी जुड़े हुए रहेंगे। वे आज विश्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज्य और विक्रम के संपादक रहे, लेकिन मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में उनकी विशेष पहचान है वो बनी हुई। अर्थात इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जिसमें आज विश्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज्य, विक्रम के संपादक रहे हैं। उग्रे जी ने शताधिक कहानियां लिखी है। शताधिक यानी कि बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी है, 2 से अधिक कहानियां लिखी है। जो पंजाब की महारानी, रेशमी होली, इमारत, चित्र विचित्र, कंचन सी काया, काल कोठरी, ऐसी होली, खेलो लाल, कला का पुरस्कार आदि में संकलित है। चंद हसीनों की खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, मनुष्यानंद आदि अनेक यथार्थवादी उपन्यासों की रचना भी इन्होंने की है। कहानी उपन्यास के अतिरिक्त इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है, संस्मरण भी लिखे हैं, रेखा चित्र भी इन्होंने खींचे हैं और अपनी लेखनी इन्होंने हमेशा गतिशील है वो रखी है। अपनी आत्मकथा, अपनी खबर साहित्य जगत में बहुत चर्चित रही है। उनकी आत्मकथा है अपनी खबर। आत्मकथा जिसका नाम है अपनी खबर। ये साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना है वो रही है अपनी खबर। महात्मा ईशा नाटक और ध्रुव ताल खंड काव्य की रचना की है। नाटक लिखा इन्होंने महात्मा ईशा। महात्मा ईशा नाटक लिखा है और एक खंड काव्य भी इन्होंने लिखा है, ध्रुव तारण। ये एक इनका खंड काव्य भी है, खंड काव्य के रूप में भी है। इन्होंने अनेक कहानियां भी लिखी है। पंजाब की महारानी, रेशमी, पंजाब की महारानी,
इसके साथ ही पोली इमारत, पोली इमारत, चित्र विचित्र, चित्र विचित्र, ये इनकी कहानी संग्रह है। और ऐसी होली खेलो कला का पुरस्कार, ये इनके कहानी संग्रह है। इसके साथ ही उर्दू जी की कहानियों की भाषा है वो सरल रही है, अलंकृत और व्यवहारिक भी है। इसमें उर्दू के व्यवहारिक शब्द भी अनायास ही आ जाते हैं। भावों को मूर्तिमंत करने में इनकी भाषा अत्यधिक सजीव और सशक्त है, वो बन पड़ी है, जो पाठक के हृदय को है, हृदय तक है वो पहुंचती है, मन स्थल पर सीधा प्रहार करती है। भावों के अनुरूप इनकी शैली में व्यंग्य परक भी है। इनकी कहानियों में उसकी माँ शाह कला का पुरस्कार जल्लाद और देशभक्ता भी विशेष प्रसिद्ध है। उग्र जी की प्रेमचंद युगीन कहानीकार है, इसलिए उस समय की प्रमुख प्रवृत्ति समाज सुधार इनकी कहानियों में मौजूद है। प्रेमचंद युगीन ये कहानीकार है, तो प्रेमचंद युगीन जब कहानीकार अगर हम कहानियां पढ़ते तो उसमें है वो इनका जो समाज में जो परिवर्तन है, समाज में सुधार का भाव है वो देखने को मिलता है। उनकी माँ कहानी देश की दुर्व्यवस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को एक नए रूप में प्रस्तुत करती है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी है ये उसकी माँ, वो एक देश की जो दुर्व्यवस्था है, देश में जो बुरी व्यवस्था व्याप्त है उसमें सुधार करना चाहती है। चिंतित जो युवा पीढ़ी है उसके विद्रोह को एक नए रूप में प्रकट करती है। यह युवा पीढ़ी देश की दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार शासन तंत्र को मानते हैं तथा इस शासन तंत्र को उखाड़ फेंकना चाहती है। दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में अपना योगदान इस पीढ़ी का सपना है। यथार्थ के तूफानों में बेपरवाह यह पीढ़ी जानती है कि नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है, जो संवारा गया वह बिगड़े गए। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रखना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान के सहस्त्र भुजाओं के समान हो जाती है, उसकी सखियां के समान हो जाती है, ऐसा युवा पीढ़ी मानती है। नई पीढ़ी का यह विद्रोही स्वर जहाँ राज सत्ता से विद्रोह की मसाल लिए खड़ा, वहीं पूर्ववर्ती पीढ़ी का बुद्धिजीवी समाज अपनी सुविधा के लिए राज सत्ता के तलवे चाटने को भी तैयार है। इन दोनों के बीच खड़ी एक माँ जो अपना बेटा चाहती है, अपना लाल और उसकी खुशहाली। समाज के दो सिरों के बीच खड़ी ममता में माँ लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्था के चक्की से अपने बेटे को बचा नहीं पाती है। एक माँ जो अपने बच्चे को बचाना चाहती है, इस दुर्व्यवस्था का जो षड्यंत्र जो जाल है उससे बचाना चाहती है, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी माँ अपने पुत्र को बचा नहीं पाती है। पूरी कथा में व्याप्त तत्कालीन जनमानस, स्वाधीनता आंदोलन तथा माँ की ममता का सजीव चित्र है, वो पाठक को उत्तेजित करता रहता है। पढ़ते हैं, मूल कहानी की ओर चलते हैं, गुरुवार की ओर चलते हैं। दोपहर को जरा आराम करके उठा था, अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकालय को निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई कृति उसमें से निकाल कर देखने की बात सोच रहा था। अब लेखक कहते हैं कि मैं कोई दोपहर के समय में अपने घर पे था, अपने लिखने के कमरे में खड़ा होता, किसी महान लेखक की कोई पुस्तक पढ़ना चाहता था, उसके महान विचारों को जानना चाहता था, मगर पुस्तकालय के एक सिरे से लेकर दूसरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। लेकिन पुस्तकालय के इस सिरे से लेकर उस सिरे तक जब मैं पहुंचा तो सब महान ही महान लेखकों की पुस्तकें भरी पड़ी थी। किसकी पुस्तक पढ़ूं, बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, असमंजस की स्थिति हो जाती है ना। तो कहते हैं कि सभी महान ही महान नजर आए, कहीं पर गेटे था, कहीं पर रूसो, कहीं पर मेजनी, कहीं पर नीत्शे, कहीं पर शेक्सपियर, तो कहीं पर टॉल्स्टॉय, कहीं पर हुगो, कहीं पर मोपासा, कहीं पर डिकेंस, कहीं पर स्पेंसर, मेकाले, मिल्टन, मोलियर। उफ, इतने सारे महान एक साथ देखने को मिल रहे थे कि उधर से उधर तक एक से एक महान ही मुझे आगे में किसके साथ 5 मिनट नहीं बहलाऊं। तो सोच बदलते आगे मुझे तो थोड़ा सा समय मिला है, मैं किसके साथ अपने मन को बहलाऊं, किसकी पुस्तक में पढ़ूं, किसके विचारों को पढ़ूं, यह निश्चय नहीं कर सका। महानों के नाम ये पढ़ते पढ़ते परेशान सा हो गया, इन महानों के नाम पढ़ते पढ़ते परेशान सा हो गया और बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, कोई निश्चय नहीं कर पाता कि किसकी पुस्तक पढ़ूं। इतने में मोटर की कॉम्पस नहीं पड़ी, खिड़की से जाकर तो सुरमई रंग की कोई फिएट गाड़ी दिखाई पड़ी। मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे, अच्छा यह है महानों से जान बची। तो कहते गाड़ी की आवाज़ सुनती है, देखता हूँ झुककर तो एक गाड़ी दिखाई देती है, सोचा कोई मित्र आए हैं। अच्छा जो ये महानों के बारे में सोच रहा था, इनसे मेरा पीछा छूटा, जान बची। जब नौकर ने स्नान कराने वाले का काट दिया मैं कुछ घबराया। उस पर शहर के पुलिस सुप्रिटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त ये कैसे है? और कहते हैं कि जो नौकर था उसने सलाम करके आने वाले का जो परिचय कार्ड मुझे दिया तो उसे पढ़कर जिस पर नाम लिखा हुआ था किसका, पुलिस सुप्रिटेंडेंट का नाम छपा था। और मैं देखकर डर जाता हूँ कि ये इस समय मेरे घर पर क्यों आए हैं, है ना, ये बेवक्त कैसे आ गए। पुलिस पति भीतर आए, मैंने हाथ मिलाकर, पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आके हाथ मिलाकर चक्कर खाने वाले गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया। चक्कर खाने
बोले देखिए इसे जरा बताइए, आप पहचानते हैं इसको? हाँ पहचानता हूँ, जरा समय में डायरी निकालते, फोटो दिखाते हैं, कहते हाँ जानता हूँ उसे, इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहते पूछो भाई, इसका नाम क्या है? लाल। मैं इसी नाम से बचपन में इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर यह पुकारने का नाम है, एक नाम कोई और है सो मुझे स्मरण नहीं। तो कहते हैं हाँ मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम लाल है, लेकिन मैं तो इसे इसी नाम से जानता हूँ, हो सकता है इसका कोई और नाम हो, मैं उसको मुझे भान नहीं है, उसका मैं जानता नहीं हूँ, याद नहीं है, मुझे स्मरण नहीं है। कहाँ रहता है ये? सुप्रीटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वह रहता है, और उसकी बूढ़ी माँ। कहते वो मेरे सामने जो घर है कच्चा पक्का सा खड़ा है 2 मंजिला, उसी में रहता है, अपनी माँ के साथ, अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। बूढ़ी का नाम क्या है? पुलिस वाले पूछते बूढ़ी का नाम, कहते जानकी नाम है उसका, और कोई नहीं है इसमें परिवार में, दोनों का पालन पोषण कौन करता है? 7-8 वर्ष में लाल के पिता का देहांत हो गया, अब उस परिवार में वह उसकी माता ही बचे है। उसका पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमींदारी का मुख्य मैनेजर रहा। कहते उसके पिता को गुजरे हुए हैं वो कोई 7-8 साल हो गए हैं। अब उसके पिता था मेरे यहाँ नौकरी करता था, जमींदार का मुख्य मैनेजर के रूप में कार्य करता था उसका पिता, उसका नाम रामनाथ था। वही मेरे पास कुछ 1000 रुपये जमा करके गया था, जिससे इनका खर्चा वो चल रहा है। वह लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, जानकी को आशा कि वह 2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिए, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप उसके बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तो पूरी उसकी कहानी बता देता है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, बूढ़ी माँ है, पिता कुछ रुपए जोड़कर मेरे पास गए थे, उसी से इनका घर चल रहा है। 1-2 साल में बच्चा है वो अपनी कॉलेज पूरी कर लेगा, तो माँ को उम्मीद है कि कोई नौकरी लग जाएगा, घर को संभालने लगेगा, कमाने लगेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप उसके बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? यह तो मैं आपको नहीं बता सकता। इंस्पेक्टर कहते नहीं बता सकता, मगर इतना समझ लें कि वह सरकारी काम है, इसलिए मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है। अजी इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम तो 7 पुस्तों से सरकार के फरमाबदार है, और कुछ आ गया कहते बीच में तकलीफ की बात नहीं है, हम तो सरकार का ही कार्य करते हैं। एक बात हो, पुलिस पति ने गंभीरतापूर्वक धीरे से कहा, मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूँ आप इस परिवार को जरा सावधान और दूर रहे, फिलहाल इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना। कहते मैं आपका हितैषी और आपका हित चाहता हूँ, इसलिए कहता हूँ परिवार से दूर रहे, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। लाल की माँ एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पाजीवन करता है, तुम उसे केवल प्यार ही करती हो ना, भोगोगी। तो कहते कि एक दिन मैंने लाल की जो माँ थी उसे बुलाकर उसे समझाने का प्रयास किया कि अपने पुत्र को समझाओ, क्या वो बेवकूफ़ी करता रहता है, पाजीवन करता रहता है, उसे समझाओ तुम मुझे प्यार करती हो तो इस प्यार का नतीजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्या है बाबू? उसने पूछा। तो क्या है, समस्या क्या है बताओ, लाल क्या करता है? तो कहता है कि हमें लाल क्या करता है, मैं तो कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती। तो कहता है कि वही करता होगा, लेकिन कोई बुरा काम नहीं करता, अपनी पढ़ाई करता है बिना किए, तो सरकार किसी के पीछे नहीं पड़ती। हाँ लाल की माँ बड़ी धर्मात्मा विवेक और न्यायी सरकार है, ये जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। माँ पुकारता उसी समय लाल भी आ गया, लंबा सुडौल सुंदर तेजस्वी। माँ, उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहाँ भाग आई है, चल तो मेरे पीछे सहपाठी माँ खड़े हैं, उन्हें चटपट कुछ जलपान करा दे, फिर हम घूमने जाएंगे। तो बेटा आता है दौड़ा माँ को पुकारते, माँ तुम यहाँ खड़ी हो, मेरे जो सहयोगी सहपाठी है वो बाहर खड़े हैं, तुम उन्हें कुछ नाश्ता वास्ता करवा दो, हमें कहीं जाना है। अरे जानकी के चेहरे की धुनिया चमकने लगी, कांपने लगी। उसे देखकर तू आ गया था, चलती हूँ भैया, पर देख तो तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं कि तू क्या पाजीपन करता है बेटा। तो कहते उस अपने पुत्र को कहते तू आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरे चाचा देख तेरी शिकायत कर रहे हैं कि तुम गलत कार्य करते हो, क्या पाजीपन करते हो, तेरी शिकायत कर रहे हैं चाचा। सुन इनसे। क्या है चाचा जी? उसने सैडी ने सुमधुर स्वर में पूछा। मैंने कहा अपराध किया है। अपराध किया है? मैं तुमसे नाराज हूँ लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा। क्यों चाचा जी? तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के कुछ षड्यंत्र करने वालों के साथी हो। हाँ तुम हो। देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया है, यह सोचकर कि यह काम मुझे कैसे मिली। तो कहते हैं कि जैसे जैसे प्रश्न करते हैं लाल से कि तुम बुरे कामों करने वालों का साथ दे रहे हो, उनके साथी हो, षड्यंत्रों में फंसते चले जा रहे हो। तो कहते देखो इसके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया। अरे लाल की माँ देखो, सच में अपराध कर रहा है ये, इसके चेहरे का रंग बता रहा है ये, सचमुच एक बात पर खिला हुआ रंग मुरझा गया मेरी बात से, पर तुरंत ही वह संभला। आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं। हाँ मेरे विचार स्वतंत्र रूप से, मैं जरूरत बेजरूरत जिससे
परतंत्रता है, इस पर मुझे गुस्सा आता है, उबल पड़ता हूँ मैं। तुम्हारी ये बात सही, तुम षड्यंत्र में नहीं, तुम विद्रोह में नहीं, पर यह बक बक क्यों? कहते ठीक है, तुम मान लिया मैंने, तुम षड्यंत्र में नहीं हो, कोई गलत कार्य नहीं करते, लेकिन ऐसी बक बक क्यों करते हो? क्यों अपना मुंह बोलते हो? चुप नहीं रह सकते, मौन नहीं रह सकते, क्यों बोलते हो दुर्वोध? कैसी भी व्यवस्था हो उसके विरुद्ध क्यों बोलते हो, क्यों बक बक करते हो? इससे क्या फायदा? तुम्हारे इस बक बक से न तो देश की दुर्दशा है वो दूर होगी और न उसकी पराधीनता है वो मिट पाएगी। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो, इसके बाद कर्म करना होगा। परिवार और देश की मर्यादा बचाने के लिए तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार की सुधार का विचार करना। पहले तुम सरकार सुधारने की बात करो, पहले अपने घर को तो सुधार लो, पढ़ो लिखो, अच्छा कमाओ, अपनी घर गृहस्थी को संभाल लो, पहले जिम्मेदारी तुम्हारी ये है, फिर सरकार को सुधारने की बात करना। उसने नम्रता से चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपके विवाद नहीं करना चाहता। चाहना होगा, विवाद करना होगा, मैं केवल चाचा जी नहीं तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखते मेरी आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगते, तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है, भला मैं तुम्हें बेहाथ होने दे सकता हूँ? इससे भरोसे मत रहना। तो कहते कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें बहस करनी होगी मुझसे, मुझे बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा चाचा ही नहीं बहुत कुछ हूँ। तुम्हारे पिता जो तुम्हारी बूढ़ी माँ को मेरे भरोसे छोड़ के गए, मैं तुम्हें ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता है ना, तो तुम्हें बेहाथ तो नहीं होने दे सकता। इस पराधीनता के बाद में चाचा जी मैं और आप दो भिन्न सिरों पर है। तो कहते हैं इस पराधीनता का है जो ये विवाद है, इसमें चाचा जी मैं और आप दो भिन्न भिन्न किनारों पर खड़े हैं। आपके विचार अलग है, मेरे अलग विचार है। आप कट्टर राजभक्त है, मैं कट्टर राजविद्रोही हूँ। कह रहे हैं कि आप तो कट्टर राजभक्त है, कैसी भी सरकार हो उसके राजभक्त है, लेकिन मैं उसका कट्टर विरोधी हूँ, मुझे ये नहीं जमता। आप पहली बात तो उचित समझते हैं कुछ कारणों से, मैं दूसरे को दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते, अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। तो कहते हैं कि मैं अपने जीवन की प्यारी कल्पनाएं करके जो मुझे कार्य करना चाहिए उसे मैं नहीं छोड़ सकता। आप अपना कर्म नहीं छोड़ सकते, मैं अपना कर्म नहीं छोड़ सकता। आप और मैं दो अलग अलग किनारों पर खड़े हैं। तुम्हारी कल्पनाएं क्या है, सुनो तो जरा, मैं भी जान लूंगी। अब के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुंचते पहुंचते कैसे कैसे हवाई किले बनाने लगते हैं, कैसे कैसे सपने देखने लगते हैं, जरा मैं भी तो सुनूं बेटा। कहते सुनाओ अपनी कल्पना, क्या तुम सोचते हो देश के बारे में, क्या सोचते हो सरकार के बारे में, मैं भी तो देखूं। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते तुम है उनकी, तुम्हारी विचारधारा है वो क्या हो जाती है, सुनाओ बेटा जरा, मुझे भी सुनाओ। मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाए। तो कहते हैं मेरी कल्पना है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश यानी किसको मिटाकर जो जीना चाहता है उसमें मिट जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। जान के उठकर बाहर चली गई। अरे तू तो जमकर चाचा जी से घूमने लगा, वहाँ चार बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे, लड़ तू, मैं तो जाती हूँ। उसने मुझसे कहा समझा दो बाबू, मैं तो आप समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, इसे क्या समझाऊं? तो कहते हैं मैं तो खुद ही कुछ नहीं जानती, इसे क्या समझाऊंगी, आप इसे समझा दीजिए। उसने फिर लाल को देखा, चाचा जी जो कहे मान जा बेटा, यह तेरे भले के लिए कहेंगे। वह बेचारी कमर झुकाई, उसे आसार प्रेस के बैग में भी घूंघट संभाले चली जाती है। उसने मेरी और लाल की बातों को गंभीरता नहीं समझी। मेरी कल्पना यह है कि उसे उद्यत स्वर में लाल से कहा, अरे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा हाथ हो। तो कहते हैं कि मेरी कल्पना यह है कि उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। तो कहते हैं ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति जिन्होंने देश को प्रतंत्र करा उसका सर्वनाश करने में मेरा हाथ हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। तुम्हारे हाथ दुर्बल है, उनसे जिसमें तुम पंजा लेने जा रहे हो चल मर हो उठेंगे, नष्ट हो जाएंगे। चाचा जी नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है, जो संवारा गया वह बिगड़ेगा भी, हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। तो कहते हैं चाचा जी तो संसार का नियम है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, जो इस संसार में है उसे जाना भी पड़ेगा, है ना, जो बना है उसे बिगड़ना भी पड़ेगा, जो संवारा गया उसे वो बिगड़ेगा भी। हमें दुर्बलता के डर से अपना कार्य अपना कर्म है वो नहीं छोड़ देना चाहिए। बुझाई दुर्बल नहीं, भगवान के सहस्त्र भुजाओं के सत्य है। वो कहते हैं कि कर्म के समय हमारी बुझाई दुर्बल नहीं हो जाती है, कमजोर नहीं हो जाती है, बल्कि कर्म करते समय ईश्वर भी हमारे साथ खड़ा हो जाता है, उसकी सहस्त्र बुझाएं है वो हमारे साथ में बन जाती है। तो तुम क्या करना चाहते हो, जो भी मुझसे हो सकोगे। तो कहते हैं कि जो भी मैं इस देश के लिए कर पाऊंगा वो सब मैं करना चाहूंगा। जरूरत पड़ी तो कहते हैं षड्यंत्र, कहते हाँ जरूरत पड़ी तो षड्यंत्र भी करूंगा, विद्रोह हाँ अवश्य करूंगा, विद्रोह भी करूंगा, हत्या हाँ जरूरत पड़ी तो हत्या भी कर दूंगा। बेटा तुम्हारा माथा नहीं जाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ गया, सावधान। मेरी धर्मपत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थी कि मैं पहुंच गया, कुछ पूछने के लिए कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था। तो कहते हैं कि उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हारा दिमाग पता नहीं कैसी कैसी किताबें पढ़ के खराब हो गया है,
क्या लाल की माँ लाल के साथ कितने लड़के आए तुम्हारे घर में, मैं क्या जानू बाबू, उसने सरलता से कहा। मगर वे सभी मेरे लाल के जैसे ही मुझे प्यार करते हैं, अपनी ही माँ मुझे समझते हैं। सब लापरवाह इतना हंसते गाते और हल्ला मचाते हैं कि मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ। मैंने एक ठंडी सांस ली। ठीक कहती हो, ये बातें कैसे करते हैं कुछ समझ पाती है? देखिए तुम्हारे लड़के और उसके मित्र कैसी बातें करते हैं, क्या तुमने कभी सुना है, कुछ समझा है? बाबू ये लाल के बैठक में बैठे हैं, कभी कभी जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने जाते तो वे बड़े प्रेम से मुझे माँ कहते हैं। मेरी छाती फूल उठती है, मानो है मेरे ही बच्चों। फिर सांस ली। एक लड़का में बहुत ही हंसोड़ है, खूब तगड़ा बली दिखता है। लाल कहता था डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घुसेबाजी में, खाने में, छेड़खानी करने में, हो हा करने में समूचे कॉलेज में फर्स्ट आता है। कह देकर माँ तू तो ठीक के भारत माता सी लगती है। और कहते जब मैं उसे एक दिन हलवा परोस रही थी तो मेरे मुंह को देखकर कह रहा था कि तुम तो बिल्कुल भारत माँ की जैसी लगती हो। तू बूढ़ी वह बूढ़ी, उसका उजला हिमालय है, तेरे केस है नक्शे से साबित करता तू भारत माता है। फिर तेरा हिमालय माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा और यमुना है, ये नाक विंध्याचल है, थोड़ी है वो कन्याकुमारी है, तथा छोटी बड़ी झुर्रियां भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियां हैं। जरा पास था, तेरे केसों को पीछे से आगे बाएं कंधे पर लहरा दो, वह बर्मा बन जाएगा। और बिना उसने भारत माता का सिंहासन न हो सके। कहते बर्मा का नक्शा और बना देता हूँ। जान के लड़की की बातें सोचो तो उठी। बाबू ऐसा ढीठ लड़का, सारे बच्चे हंसते थे। उसने मुझे पकड़ के मेरे बालों को बाहर कर अपना बर्मा तैयार कर लिया। उसकी सरलता मेरी आंखों में आंसू बनकर छा गई। मैंने पूछा लाल की माँ और भी वे कुछ बातें करते हैं, लड़के लड़ने की, झगड़ने की, गोला गोली, बंदूक की, ये बातें करते हैं? अरे बाबू, उसने मुझसे वे सभी बातें करते हैं, उनकी बातों का कोई मतलब थोड़ी नहीं करता। वो तो लड़की ऐसी बातें कर लेते हैं, सब जवान है, लापरवाह है, कैसी कैसी बातें उनकी चलती रहती है। तो इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो मुंह में आता है बकते रहते हैं। कभी कभी तो पागलों से बातें करते हैं। महीना भर पहले एक दिन एक लड़के बहुत उत्तेजित है, न जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही है, मालूम नहीं पकड़ती भी थी या नहीं, वहाँ यूं ही का भागने लगा था। मगर उस दिन में यही बक रहे थे। पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमी के बच्चों को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। वह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है, धीरे धीरे भुलाना मिटाना है। जिस तरह से अपने मन की बात है वो बूढ़ी माँ है, उसे बाबू के सामने है प्रस्तुत करती है, लड़कों की कुछ बातें हैं वो बताती है। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या उसका बेटा लाल था, वो उन्हें किसी षड्यंत्र में फंसता है, या वो षड्यंत्र से अपनी माँ, अपनी चाचा की बात को मानकर अपने